ओके बेटा, तो लास्ट टाइम डायमेंशनल एनालिसिस हमने कंप्लीट किया था। तो जो लोग क्लास क्लास तक थे, आप लोगों से हो गए डायमेंशंस के क्वेश्चंस? डायमेंशनल यस सर, यस सर हो गए। अच्छा, आज हमारे साथ दो बच्चे नए हैं। ठीक है, एक तो मिष्टी है और एक है शौर्य। ओके बेटा, लास्ट टाइम तक हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस कंप्लीट कर चुके। ठीक है, आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना था और वो टॉपिक है एरर एनालिसिस। तो क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट होना था तो इसलिए आज मैंने आप लोगों को बैच के अंदर ही सोचा कि भाई नया टॉपिक तो है ही, एंड इट हैज नथिंग टू डू विद द डायमेंशनल एनालिसिस इनफैक्ट। तो नया टॉपिक है। और रही बात डायमेंशनल एनालिसिस की, तो उसके मैं वीडियोस भी आपके साथ शेयर कर दूंगा जो हमारी प्रीवियस क्लासेस के हैं। साथ ही साथ आप लोगों को अगर उससे रिलेटेड जो भी कोई डाउट्स होंगे, इफ इन केस यू वांट एक्स्ट्रा क्लास, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एरर्स से। तो आज का बेटा टॉपिक है एरर एनालिसिस। सो इट इज ओके विद बोथ ऑफ यू? यस सर। ओके, ठीक है मिष्टी। सर ठीक है, अच्छा बोर्ड विजिबल है बेटा? यस सर। ओके ठीक है। अच्छा, आज का टॉपिक है हमारा एरर एनालिसिस। सबसे पहले बात करें, व्हाट इज एन एरर। आप एरर को डिफाइन कैसे कर सकते हो? क्या होता है एरर? व्हाट इज एन एरर? एनीवन? कोई एक जनरल आइडिया किसी को भी हो, कोई ट्राई करना चाहे, बताना चाहता है तो बताएं। व्हाट इज एन एरर? सर मिस्टेक। ठीक है, एरर को आप मिस्टेक कह सकते हो। एनीथिंग एल्स? अच्छा, एरर होता है, एरर होता है बेटा, इट इज द अनसर्टेनिटी इन द रिकॉर्डेड वैल्यू। ठीक है, और द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। जब भी कभी हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, हाँ फिजिक्स की टर्म्स में तो हम यही कहेंगे, जब भी कभी हम लोग कोई एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं या हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो अगर उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट या उस पर्टिकुलर एक्टिविटीज के कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, ठीक है, और हम जो भी कोई रिजल्ट हम ऑब्जर्व करते हैं, अगर वो रिजल्ट्स मैच नहीं करते, तो जो अनसर्टेनिटी होगी इन बिटवीन द टू वैल्यूज, एक तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू और दूसरा आपका जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, दैट विल बी कॉल्ड एन एरर। ठीक है, नाउ नॉट नेसेसरीली कि ये एरर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इट डिपेंड्स कि वैल्यू क्या आई। नाउ द बेस्ट एग्जांपल इज, अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें, ठीक है, नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ अर्थ, है ना, या मास ऑफ अर्थ। दो पर्टिकुलर चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है मास ऑफ अर्थ पर और एक डिपेंड करता है रेडियस ऑफ अर्थ पर। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है g is equals to gm by r square, where m is mass of the earth and r is radius of the earth। अब ये दोनों की दोनों चीजें, इन दोनों में से सिर्फ मास कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। ठीक है, अर्थ की कोई एक रेगुलर शेप नहीं है। आप जिस भी किसी जगह पर जाएंगे, वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको डिफरेंट मिलेगी। तो जो वैल्यू आप यूज करते हो, अब आप कहोगे सर फिर हम हर जगह 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों यूज करते हैं? तो बेटा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर is an average value of acceleration due to gravity. It is not exactly 9.8 meter per second square everywhere. Now the best example is कि अगर मैं आपसे कहूं कि अर्थ की शेप कैसी है, तो बेटा अर्थ की शेप ना कुछ ऐसी है। यानी ये जो पोल्स हैं अर्थ के, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, ठीक है। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी
अगर देखा जाए तो ऊपर से कंप्रेस्ड है अर्थ और लेटरली इट इज एक्सपैंडेड। तो अगर मैं सेंटर से रेडियसेस की बात करूं, दिस विल बी पोलर रेडियस एंड दिस विल बी इक्वेटोरियल रेडियस। तो इक्वेटोरियल रेडियस बड़ा है किससे? पोलर रेडियस से। दैट मींस acceleration due to gravity at equator which is inversely proportional to square of the radius on equator। तो अब आप सोचो r जितना कम होता चला जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। इसका मतलब ग्रेविटी एट पोल्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटी एट इक्वेटर। ठीक बात है? इज दिस क्लियर? यस सर। सबको सना क्लियर है बेटा? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोल्स पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इक्वेटर। ठीक है? तो अगर आप पोल्स पे जाकर मेजर करते हो तो आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू के अंदर यू विल फाइंड अ वेरिएशन। ठीक है? एंड ऑब्वियसली अगर आप इक्वेटर पे जाते हो तो इक्वेटर पे भी यू विल फाइंड सम वेरिएशंस इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि आप स्टैंडर्ड वैल्यू किसको मानते हो? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्स को मानते हो। अब यहां पर जो भी कुछ डिफरेंस आपको मिलेगा दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एरर बिकॉज दैट डिफरेंस शोज अनसर्टेनिटी। ओके, ठीक बात है बेटा? यस सर। ठीक है? तो एरर्स कितने तरह के होते हैं? तो एरर्स बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, यानी एरर कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहले हम लोग एरर की अगर बात करें तो सबसे पहले एरर्स होते हैं आपके पास कांस्टेंट एरर्स। कांस्टेंट एरर्स के बाद जो सेकंड टाइप के एरर्स होते हैं वो होते हैं आपके सिस्टमैटिक एरर। अच्छा, कांस्टेंट एरर्स किसको कहते हैं? कौन से एरर्स को आप कहेंगे कि ये कांस्टेंट एरर्स होते हैं? देखो, अगर कोई भी एरर मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता रहे, ठीक है, यानी सेम वैल्यू ऑफ एरर इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, तो दैट टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड कांस्टेंट एरर। ठीक है? ओके सर। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं, systematic errors are those errors which occur according to certain pattern or a system। यानी आप कहते हो कि भाई एक पर्टिकुलर एरर है which is basically generated each and every let's say after every 5 observations। ठीक है? तो उसका एक पैटर्न हुआ ना, ठीक है, तो वो जो पैटर्न है दैट पैटर्न, इफ दैट पैटर्न परसिस्ट तो आप क्या कहेंगे? इस तरह के एरर को सिस्टमैटिक एरर कहेंगे। Okay? Yes sir। Now the next type of error is gross error। ठीक है? अब gross error क्या होता है? अच्छा, gross error से पहले सिस्टमैटिक की बात करें ना, तो एक और एरर हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा लेते हैं। ये है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसके अलावा होते हैं पर्सनल एरर्स। ठीक है? इसके अलावा होते हैं, अभी मैंने नाम लिया, ग्रॉस एरर्स। बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर्स क्या है। अच्छा, हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हुए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। अब उन इंस्ट्रूमेंट्स को रीड करने में हमसे गलती हो जाती है। ठीक है? तो जब भी कभी उन इंस्ट्रूमेंट्स को रीड करने में हमसे गलती होगी तो कुछ ना कुछ एरर जनरेट होगा। नाउ दैट टाइप ऑफ एरर इज बेसिकली अ पर्सनल एरर। ठीक है? बट इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है वो, क्योंकि एरर इंस्ट्रूमेंट में नहीं था, वो किस में था? हमारे रीड करने में था। लेकिन इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होगा? लेट्स से, अच्छा आप लोगों ने क्लास 10th में अच्छा आपकी बात तो ऑनलाइन था ना सब कुछ। अच्छा आप लोग ये बताओ, आप लोगों को क्लास 10th में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करवाए गए थे? ऑनलाइन ही कराए गए हो चाहे? कराए गए थे? हाँ सर, पर बहुत बेसिक थे, ज्यादा मुश्किल वालों पे नहीं गए। कोई बात नहीं, बिल्कुल बेसिक थे ना। ठीक है? आई जस्ट वांट टू नो कि आप लोग क्या आप लोग फेमिलियर हो एमीटर, वोल्ट मीटर वगैरह के साथ? यस सर। ओके देन, चलो मान लो कि ये मेरे पास
एक एमिटर है, ठीक है, और ये 0, और 0 कहां होना चाहिए, नीडल कहां होनी चाहिए एमिटर की, व्हेन एमिटर इज नॉट कनेक्टेड इन द सर्किट, 0 पे ही होनी चाहिए। यस मान लो समहाउ कि ये 0, कि ये जो नीडल है ये 0 के साथ कोइंसाइड ना करके 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लेट्स से कि ये 1 एम्पियर शो कर रहा है, ये 0, और जो नीडल है इट इज समवेयर हियर, नॉट एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग विद 0 बट 0 से थोड़ा सा आगे है। तो अब इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर हुआ, तो जब आप रीड करोगे इसको, तो ऑब्वियसली जब इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड नहीं था सर्किट के अंदर, तो भी उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर है ना, मींस इट इज गिविंग यू सम वैल्यू ना। Yes, sir. ठीक है, तो ऐसे वाले केस के अंदर हम क्या कहेंगे, इंस्ट्रूमेंट में एरर है, तो दैट टाइप ऑफ एरर इज जनरेटेड ड्यू टू द एरर इन इंस्ट्रूमेंट, और यहीं से क्रिएट होते हैं कौन से एरर्स, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। ठीक है, अब ये एरर्स किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट में हो सकते हैं। अच्छा, हम जो स्केल्स लेके आते हैं मार्केट से, ठीक, अब उन स्केल्स के ऊपर जो डिविजन्स लिखे हुए होते हैं, हम ब्लाइंडली फेथ करके मान लेते हैं कि हाँ ये डिविजन्स ठीक होंगे, ठीक है, लेकिन एट टाइम्स ऐसा होता है कि 11th क्लास में हमें एक इंस्ट्रूमेंट मिलता है जिसको हम कहते हैं वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर आप यूज करोगे, अभी जब आपकी स्कूल की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो आपको शायद वर्नियर कैलिपर के बारे में बताया जाएगा ना। वर्नियर कैलिपर इज एन इंस्ट्रूमेंट जिससे कि हम लोग लेंथ या विड्थ या रेडियस आप मेजर कर पाते हो, इनफैक्ट आप डेप्थ भी मेजर कर सकते हो, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास जो मार्केट से आप लेके आते हो, स्केल लेके आते हो, उसका लीस्ट काउंट क्या होता है, यानी कि द मिनिमम वैल्यू विच यू कैन रीड विद दैट स्केल इज इन मिलीमीटर्स, यस सर है ना। लेकिन आप जब यूज करोगे वर्नियर कैलिपर तो मिलीमीटर से भी 1 डेसिमल और आगे तक आप रीड कर पाओगे, यानी कहीं पर अगर आप फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक वैल्यू ले पाते थे एक सिंपल स्केल से, तो सिंपल स्केल से जनरली आप वैल्यूज क्या लेते हो, जैसे 4.2 4.3, ठीक है। लेकिन वर्नियर कैलिपर से जो रीडिंग्स आपको मिलेंगी, दोज रीडिंग्स वर in the range of let's say 4.21 to 4 अब जैसे 4.2 और 4.3 के बीच में there can be n number of divisions, but वर्नियर कैलिपर आपको 10 डिविजन्स और दे देता है, यानी कि आप 10 और डिविजन्स कर सकते हो, मिलीमीटर की भी 10 डिविजन्स हो जाती हैं उसमें, ओके। तो वो ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग देगा आपको, मतलब क्लोज टू द एक्यूरेट वैल्यू। ऐसी वैल्यू को आप क्या कहते हो, प्रिसाइज वैल्यू। क्लोज टू द एक्यूरेट वैल्यू को आप क्या कहते हो, प्रिसाइज वैल्यू, ठीक है। तो आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक रीडिंग मिलेगी, क्लियर बात है। यस सर। लेकिन अगर उसको रीड करने में आपसे गलती हो जाए तो वो एरर कौन सा होगा, पर्सनल एरर होगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ने रीडिंग देने में गलती नहीं करी, वो हमने रीड करने में गलती करी। तो पर्सनल एरर्स और इंस्ट्रूमेंटल एरर्स में ये डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस क्लियर है बेटा, पर्सनल एरर और इंस्ट्रूमेंटल एरर का। यस सर। ओके, नेक्स्ट है एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्सेज। अब एरर ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी लैब में कोई एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए आप अपनी लैब में कोई एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए बेटा आपको ना कुछ चीजों का खास ध्यान रखना होता है, जैसे कि लेट्स से रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, तो रेजिस्टेंस को जब आप डिफाइन करते थे तो आप कहते थे इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। लेकिन मटेरियल की जो रेजिस्टेंस होती है दैट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो अगर मान लो कि जिस पर्टिकुलर जगह पर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो वहां की फिजिकल कंडीशंस चेंज हो जाएं, अगर फिजिकल कंडीशंस चेंज हो गई तो वो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, और वो एक्सटर्नल सोर्सेज आपके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने में कहीं ना कुछ एरर्स इंट्रोड्यूस करवा देंगे। ऐसे वाले एरर्स को हम कहते हैं
एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्सेज, ठीक है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ एरर है, दिस कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज द पार्ट ऑफ ग्रॉस एरर। अब ग्रॉस एरर की अगर हम बात करें, एज द नेम सजेस्ट ग्रॉस एरर, ठीक है, तो इसका मतलब देयर माइट बी मोर देन वन टाइप ऑफ आई थिंक causes, ठीक है, there might be more than one causes जिसकी वजह से एरर्स इंट्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और वो सभी एरर्स अगर सम अप हो जाए तो उन सभी एरर्स को सम अप करके हम क्या कह सकते हैं, ग्रॉस एरर्स। जैसे मान लिया इंस्ट्रूमेंट में भी गलती थी, उसको रीड करने में भी गलती थी। हम जनरली एक गलती करते हैं, और आपको ये बात आज सिखा रहा हूं, आगे से आप मत करना, याद रखना इस बात को, कि जब भी कभी हम स्केल रीड करते हैं तो इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि स्केल को बिल्कुल अपनी आंखों के नीचे ऐसे लाके बिल्कुल परपेंडिकुलर कोई भी वैल्यू रीड करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप उसको सामने स्केल रखा हुआ है और कहीं ऐसे देख के बता रहे हो कि अच्छा ये वैल्यू ये होनी चाहिए, या कोई मीटर पड़ा हुआ है, एमीटर एंड वोल्ट मीटर, और आप साइड से देख के बता देते हो, तो दिस विल गिव यू फॉल्टी रीडिंग। और इस फॉल्टी रीडिंग से बचने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप जब भी कभी किसी नीडल से कोई रीडिंग ले रहे हो, या कहीं पर भी कोई रीडिंग ले रहे हो, चाहे स्केल पे ले रहे हो, चाहे किसी सर्कुलर स्केल पे ले रहे हो, so you always have to be perpendicular onto the surface of the instrument, तब जाके जो रीडिंग होगी आपको वो बिल्कुल क्लियर मिलेगी, पिन पॉइंटेड एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। ओके, यस सर। ठीक है। अच्छा, हमने इतने सारे एरर्स की बात की, ठीक है। अब इन एरर्स से बचा कैसे जाए, और हमें करना क्या होगा, इन एरर्स को मिनिमाइज करना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अब आप सोचो, अच्छा पीछे 2 साल पहले एक मूवी आई थी मिशन मंगल, देखी थी सबने? यस सर। हाँ, मिशन मंगल में ना एक इंस्टेंस था जो कि एक्चुअल में एक ट्रू इवेंट है, ठीक है, जहां पर मैथमेटिक्स में कुछ गलती हो गई थी, और उस गलती को समय रहते सुधारने की वजह से हम लोग अपना जो मिशन था, ठीक है, उसको हमने करेक्ट किया, यानी उसकी ट्रेजेक्टरी हमने चेंज करी। अदरवाइज शायद हम इस मुगालते में रह जाते कि वो वहां पहुंचेगा और वो वहां पहुंचता ही नहीं। ऐसा हुआ था, एक इवेंट था, यस सर। याद हो अगर आपको सर यस। है ना। तो वहां पर वो एक जो छोटा सा कैलकुलेशन था, ठीक है, वो कैलकुलेशन का जो एरर था, मेरे ख्याल से वो 15th डेसिमल प्लेस पे था या 12th डेसिमल प्लेस पे था, जिसकी वजह से वो गलती हो रही थी सॉरी, और उसको करेक्ट कर लिया गया, तो हमने काफी सारा फ्यूल भी बचाया, और एग्जैक्टली वो टाइम बचाया जिस टाइम पर जब वो एक शैडो के अंदर था और हमने ट्रिगर करना था उसको, ठीक है, सो दैट के शैडो में जाने के बाद भी उसका वो जो फ्यूल है वो ट्रिगर कर जाए, और उस पर्टिकुलर टाइम पर जब उसके ऊपर सनलाइट फॉल नहीं कर रही थी, इट कीप्स ऑन रनिंग। बस इतना ही काम था उस पर्टिकुलर कैलकुलेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो कहने का मतलब, हमें अपने एरर्स को सुधारना कैसे है, तो व्हाट आर द मेथड्स जिससे कि हम लोग एरर्स को मिनिमाइज कर सके, ठीक है। तो इस बोर्ड को रब कर दूं, इसकी रिक्वायरमेंट है क्या? सर एक बार, सर हाँ जी, एक बार एरर शीट पे एक्सटर्नल जो आपने बताया था एक बार दोबारा बता दोगे, वो समझ नहीं आया था। अच्छा चलो ठीक है। एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्सेज। अब आप चलो एक एग्जांपल लो, ठीक है। लेट्स से कि आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, और आप इस सिंपल पेंडुलम के नंबर ऑफ ऑसिलेशंस क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, यानी टाइम पीरियड निकालना है आपने, 20 ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड निकालना है। अब ये एक्सटर्नल एरर क्या हो सकता है लेट्स से कि इस रूम में किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में अचानक से हवा तेज चलनी शुरू हो जाए। लेट्स से कि विंडोज थी, विंडोज खुली थी, अब तक कुछ नहीं था, अचानक से हवा तेज चलनी शुरू हो गई, तो इसके ऑसिलेशंस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। यस सर। तो एक एक्सटर्नल एरर हुआ। ओके, थैंक यू सर। दूसरा, स्टॉप वॉच को टाइमली अगर मुझे क्लोज करना था, ठीक है, तो अगर मैं टाइमली क्लोज करूं तो आई हैव टू टेकन इनटू अकाउंट द रिफ्लेक्स एक्शन टाइम आल्सो। अगर मैं उस रिफ्लेक्स एक्शन टाइम को अकाउंट में ना लूं तो ये एक एक्सटर्नल एरर हुआ, ठीक है।
ओके सर। टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए सडनली, ठीक है, आजकल बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंट्रोल्ड कंडीशंस में किए जाते हैं। कंट्रोल्ड कंडीशन मींस के भाई प्रेशर, टेम्परेचर कंडीशंस, आप केमिस्ट्री के अंदर ये सब चीजें ज्यादा अच्छे से पढ़ते हो, जहां पर ये लिखा होता है कि सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड एट एनटीपी यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस, ठीक है, या एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस। अगर प्रेशर टेम्परेचर ये दो चीजें ऐसी होती हैं बेटा, अगर ये चेंज हो जाए उस पर्टिकुलर रीजन में जहां पर के आपको एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, तो एक्सपेरिमेंट की रीडिंग्स के ऊपर फर्क पड़ता है। तो हम जनरली स्कूल्स के अंदर जब एक्सपेरिमेंट्स कराते हैं तो इन सब चीजों का उतना ध्यान नहीं रखते हैं, बट जहां आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बनाने हैं, जहां आपको वो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यूज करने हैं आगे नॉर्मल रूटीन लाइफ के अंदर, तो वहां पर इस बात का बहुत खास ध्यान रखा जाता है कि एक्सटर्नल सोर्सेस से आने वाले एरर्स को भी हम मिनिमाइज करें, ठीक है। यस सर। बोर्ड रब कर दूं? कर दूं बेटा बोर्ड रब? हाँ जी सर। ठीक है, तो नेक्स्ट है हाउ टू मिनिमाइज एरर्स। अब एरर्स को मिनिमाइज करें कैसे और कैसे कैलकुलेट करें। अच्छा एक बात बताओ, लेट्स से कि आपने 100 ऑब्जर्वेशंस ली, नाउ व्हाट इज द सिंपलेस्ट मेथड टू मिनिमाइज द एरर? बाय टेकिंग मीन। यस सर। ठीक है, मान लिया कि उन 100 ऑब्जर्वेशंस के अंदर 100 एरर्स थे, हर ऑब्जर्वेशन के अंदर कोई एरर था और हम उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? एवरेजिंग करेंगे, ठीक है। तो एवरेजिंग करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? मीन निकाल लेना, ठीक है। ठीक है बेटा, तो मीन कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। मीन निकालने का तरीका क्या होता है? लेट्स से कि आपके पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी, तो आपने क्या करा? a1 प्लस a2 अप टू an अपॉन n एंड फाइनली यू विल गेट a बार। a बार मींस a मीन, ठीक है। इसी को आप a मीन कहोगे ना? Yes. ठीक है। अब यहां से फर्दर आप एरर को भी मिनिमाइज करना चाहो, तो जब हम एरर को मिनिमाइज करते हैं तो हम उसको 3 तरह से लिखते हैं। मींस द क्वेश्चन इज हाउ टू एक्सप्रेस एन एरर। तो वी कैन एक्सप्रेस एरर इन 3 वेज। पहला हम निकालेंगे बेटा एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर निकालते कैसे हैं? एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए, एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है एरर इन ईच इंडिविजुअल क्वांटिटी, ठीक है। एरर इन ईच इंडिविजुअल क्वांटिटी। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, यहां हमें एरर के मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, उसके साइन से कोई भी मतलब नहीं है। तो एरर इन ईच क्वांटिटी आप कैसे निकालोगे? लेट्स से एरर इन द फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, उसको हम बोलेंगे डेल्टा A1 एंड डेल्टा A1 इज इक्वल टू A मीन माइनस A1, ठीक है। डेल्टा A2 will be equal to A mean minus A2. Likewise, delta AN will be equal to A mean minus of AN. अगर हमारे पास n नंबर ऑफ क्वांटिटीज थी, तो उन n नंबर ऑफ क्वांटिटीज का एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा? आप मीन में से ईच इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को माइनस करते चले जाओ, देन यू विल हैव एब्सोल्यूट एरर। और जैसा कि मैंने बोला कि ये सभी एरर्स को आपको क्या लेना है? साइन से मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड से मतलब है। देन नेवर फॉरगेट टू टेक इट इन मॉड। मॉड का तो मतलब पता है ना क्या होता है बेटा? सर नहीं पता। नहीं पता। मॉड्यूलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। जब हम किसी भी एक वैल्यू को 2 बार्स के बीच में रखते हैं, तो इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। लेट्स से कि अगर आपके पास x की वैल्यू 1 है, तो मॉड ऑफ x 1 होगा,
लेकिन बेटा x की वैल्यू अगर -1 हो तो भी मॉड ऑफ x 1 ही होगा, ठीक है। Yes, sir. नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा था ऑन अ नंबर लाइन? ये डायरेक्शन ही शो करता है सर। अच्छा समझो, ये आपके पास एक नंबर लाइन है, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज -1, दिख रहा है? sir. अच्छा, अगर मैं कहूं आप इस पर्टिकुलर गैप की वैल्यू बता दो मुझे, ये पर्टिकुलर गैप कितना है, तो आप कहोगे कि सर 1 है। एम आई राइट? Yes, sir. लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप ये गैप बता दो कितना है, तो आप कहोगे ये गैप भी कितना है, 1। इसका भी मैग्नीट्यूड 1 ही होना चाहिए ना। Yes, sir. तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, यानी कि ये आपका मॉड ऑफ एक्स है, ये भी आपका क्या है, मॉड ऑफ एक्स। आप इसको -1 को भी आप क्या कंसिडर करोगे, वहां पर 1 ही कंसिडर करोगे, क्योंकि आप रेफरेंस से देख रहे हो। रेफरेंस से इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड तो ये पॉजिटिव होगा, व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड तो ये नेगेटिव होगा। लेकिन हम कितना मूव करें, हम 1 मूव करें लेफ्ट हैंड साइड पे तो वो -1 मिलता है। तो जो 1 है वो क्या है, मैग्नीट्यूड है। And magnitude is always represented with these parallel bars. Okay? Yes, sir. Is this point clear to all of you? Lakshya clear है बेटा? Yes, sir. अनुभव? Yes, sir. कुणाल? कुणाल क्लियर है बेटा? शौर्य क्लियर है बेटा? Yes, sir. मिष्टी? Yes, sir. सना? यस सर। ठीक है, तो मॉड हम कैलकुलेट करेंगे तो ये मुझे क्या मिला, एब्सोल्यूट एरर मिला। लेकिन अब ये क्या है, हर इंडिविजुअल वैल्यू के अंदर आने वाले एरर्स, तो हम इसको भी क्या करें, मिनिमाइज करें। इसको मिनिमाइज करेंगे बाय टेकिंग मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा, डेल्टा A1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A2 अप टू mod of delta an upon n। ठीक है, so this is nothing but mean absolute error। ठीक है, बेटा एब्सोल्यूट और मीन एब्सोल्यूट एरर आपको क्लियर हो गया? Yes, sir. अगर Yes. नहीं हुआ तो पूछो, अगर किसी को भी कोई डाउट है तो बेटा अभी पूछो। No, sir, no doubts. लक्ष्य कोई डाउट है बेटा? No, sir. मिष्टी, सना, No, sir. यस सर। शौर्य? सर मतलब ये एरर्स को पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं देते। हाँ, एरर में पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं लेते हैं। ठीक है, बेटा while calculating the mean error absolute error हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। ठीक है, Yes, sir. जब हम प्रोपेगेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे ना, ठीक है, अभी आपको कराऊंगा आगे हाउ एरर्स प्रोपेगेट, ठीक, तो भी आप देखोगे कि एरर्स ऑलवेज गेट्स एडेड अप इंस्टेड ऑफ गेटिंग सब्ट्रैक्टेड, एरर्स ऐड होते हैं। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये डाउट किसका था, ये शौर्य का डाउट था क्या? अच्छा चलो देखो एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लो कि मेरे पास एक क्वांटिटी है, ठीक है, लेट्स टेक एक क्वांटिटी है x, और ये क्वांटिटी x मुझे मिलती है a और b को माइनस करके। ठीक है, अगर
ए और बी के सब्ट्रैक्शन से मुझे कोई क्वांटिटी x मिल रही है, लेट्स से कि ए के अंदर कुछ एरर था. नाउ दैट एरर कैन बी अ पॉजिटिव एरर और कैन बी अ नेगेटिव एरर. ठीक है, Yes, हो यस सर. सकता है. तो मैं अगर लिखूं ए को 2 प्लस माइनस 0.1 और बी को हम लिखें 2 प्लस माइनस 0.2. ठीक है, तो जो x मिलेगा बेटा वो क्या होगा, 2 प्लस माइनस 0.1 माइनस 2 प्लस माइनस 0.2. तो जो वैल्यू आपको मिली x वो कितनी मिल गई, प्लस माइनस 0.3. देखो माइनस होने के बावजूद भी आपके पास एरर्स क्या हो गए, ऐड हो गए ना. yes, यस sir. सर. Yes, sir. क्योंकि जब आप नेगेटिव साइन ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा, यानी कि रहा तो वो मैग्नीट्यूड ही ना सिर्फ. तो बेटा एरर्स हमेशा आप क्या लेते हो, पॉजिटिव में ही काउंट करोगे उनको, यानी कि आप सिर्फ मैग्नीट्यूड देखोगे उनका, इंस्टेड ऑफ के वो नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है. ठीक है, Yes, sir. तो दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर, और मीन एब्सोल्यूट एरर को आप लिखोगे डेल्टा ए बार. ठीक है, now the next type of error is, yani next method to minimize error is, or to express error is relative error. अच्छा, अगर आपसे कहा जाए what is the relative error in A1, तो क्या होगा, तो relative error in A1 होगा, जैसे क्वेश्चन मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, what is relative error in A1, तो ये होगा बेटा डेल्टा A1 अपॉन A1. ठीक, रिलेटिव एरर इन A2 अगर होता तो लाइकवाइज वो क्या हो जाता, डेल्टा A2 अपॉन A2. ऐसे ही निकालते A3 के अंदर तो डेल्टा A3 अपॉन A3, और nth वैल्यू के अंदर निकल जाता डेल्टा AN अपॉन AN. तो अगर हमने मीन्स निकाले हैं, ठीक है, तो मीन्स का रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल्टा A मीन, यहाँ मीन लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन A मीन. दिस इज ऑल्सो रिलेटिव एरर. ठीक है, और यहीं से अगर आप निकालना चाहो परसेंटेज रिलेटिव एरर, तो परसेंटेज रिलेटिव एरर कैसे होगा, डेल्टा ए बार अपॉन ए बार इनटू 100. ठीक, अब एक एग्जांपल बताता हूं कि आप इसको परसेंटेज एरर कैसे कह रहे हो, देखना जरा. अच्छा, एक 9th क्लास में, अभी 10th का तो रिजल्ट नहीं आया, चलो 9th का ले लेते हैं. लेट्स से कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसके मार्क्स आए 500 में से लेट्स से कि 400. ठीक है, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, 500 थी. ठीक है बेटा, यस सर. एक स्टूडेंट ने स्कोर किए मार्क्स 400 आउट ऑफ 500. ठीक है, तो अब आउट ऑफ 500 उसने स्कोरिंग 400 की, तो इसका मतलब उसके पेपर के अंदर 100 मार्क्स का एरर किया ना उसने. Yes, sir. किया ना. तो अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द रिलेटिव एरर, ठीक है, इन हिज पेपर्स और इन हिज परफॉर्मेंस, तो रिलेटिव एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर होगा 100 अपॉन 500. यही होना चाहिए. Yes, sir. तो परसेंटेज रिलेटिव एरर कितना हुआ, तो परसेंटेज रिलेटिव एरर हो जाएगा, यानी कि इस 100 की हम क्या निकाल लें, परसेंटेज निकाल लें, तो कितना हो गया 100 बाय 500 इंटू 100. तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, बचा क्या 20%.
तो यानी उसकी परफॉर्मेंस में कितने का एरर किया उसने? 20% का एरर किया। ठीक है, Yes, sir. यस एग्जाम्पल से ये बात क्लियर हो गई कि हम रिलेटिव एरर किस चीज को कहते हैं Yes, sir. और रिलेटिव परसेंटेज एरर किस चीज को कहते हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए कुछ नहीं किया, बस 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। ये बताओ, एरर की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस में आप सभी में से किसी को कोई डाउट है? वन बाय वन। सर नो डाउट। ओके, कुणाल कोई डाउट है बेटा? कुणाल, आवाज नहीं आई बेटा मुझे। शायद माइक खराब है बेटा आपका। लक्ष्य, नो डाउट। मिष्टी कोई डाउट है बेटा? No, sir. सना, नो सर। सर कांस्टेंट एरर वही था ना जिसमें ज्यादा एरर्स होते हैं? कांस्टेंट एरर होता है बेटा जहां पर ए की वैल्यू मल्टीपल टाइम्स रिपीट होती है। इट मींस के एरर वहां पर कांस्टेंट हो गया। ओके सर, थैंक यू। ओके, शौर्य कोई डाउट है बेटा? इनिशियली सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ एरर्स थे उसके अंदर? नो सर। अच्छा, अब आ जाते हैं उसके बाद वाले पार्ट पे। तो सबसे पहले हमने बेटा मेथड्स टू मिनिमाइज एरर्स, यानी मेथड्स टू मिनिमाइज एरर्स, ये जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया उसमें सबसे पहला मेथड था हाउ टू कैलकुलेट द मीन। तो मीन में तो किसी को कोई डाउट नहीं था। नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ टू एक्सप्रेस एन एरर, और एरर को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है? सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं ये सबको समझ में आया? Yes, यस sir. सर। शौर्य क्लियर है बेटा? मिष्टी क्लियर है? सना, Yes, sir. यस सर। अनुभव, कुणाल, लक्ष्य? यस सर। अच्छा, ये मॉड वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट इन दिस कॉन्सेप्ट यू कैन आस्क राइट नाउ। कोई भी बेटा डाउट है मॉड वाले कॉन्सेप्ट में आप अभी पूछ लो। एक बात बेटा हमेशा याद रखना, जहां भी कभी किसी भी वेरिएबल के ऊपर मॉड लग जाता है तो ये बात याद रखना कि इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। ठीक है, हमेशा क्या रहेगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, यस सर। हम क्यों कह रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0? क्योंकि 0 कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो वो तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, 0 का कोई साइन ही नहीं होता। दूसरा, जब हमने कहा ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन का मतलब कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव ही रहेगा। आप कभी भी मॉड को नेगेटिव साइन के साथ नहीं देखोगे। इवन कभी लिखा भी हो अगर माइनस में मॉड ऑफ एक्स, तो इसका मतलब एक्स ही होता है। ठीक है, Okay, sir. अच्छा अब आ जाओ कि एरर, हमारे एब्सोल्यूट एरर हमने कैसे निकाला? हर इंडिविजुअल वैल्यू में से। अब जैसे आपको बता दूं कि ये जो वैल्यू है अर्थ की ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज 9.81। ठीक है, ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक है। इट कैन गो अप टू सेवरल डेसिमल प्लेसेस, बट 9.81 जो हम लेते हैं इसको अर्थ पर मोर देन 1 लाख प्लेसेस के ऊपर कैलकुलेट किया गया। उसके बाद इसका एवरेज निकाला गया, तब जाके दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 9.81। ठीक है, तो इसको अलग अलग जगह पर कैलकुलेट करने के बाद जो हमें वैल्यू मिली, अब कहीं पर हो सकता है कि किसी एक स्टैंडर्ड वैल्यू से कम भी मिल रही हो, ज्यादा भी मिल रही हो, तो हम हर बार उसका क्या ले लेते हैं? एब्सोल्यूट एरर लेते हैं। एब्सोल्यूट एरर लेने का मतलब आप मीन वैल्यू में से हर बार किसको माइनस करोगे? आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू को।
तो आपको क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। किसमें, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में, ठीक है। सेकंड ऑब्जर्वेशन को अगर आप मीन में से माइनस करो देन यू विल हैव एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड ऑब्जर्वेशन। ऐसे ही nth ऑब्जर्वेशन को अगर आप मीन में से माइनस करो तो आपको क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट एरर इन द nth ऑब्जर्वेशन। अब इन्हीं सभी का अगर आप मीन ले लो तो दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी सभी एब्सोल्यूट एरर्स का मीन। फिर हम अगर निकालें रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर इन वन तो हमने निकाल लिया ये, बट अगर मैं रिलेटिव एरर इन मीन निकालता, यानी कि मीन रिलेटिव एरर निकालता, तो मीन रिलेटिव एरर मेरे पास क्या होता, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, यानी कि मीन वैल्यू से हम डिवाइड करते हैं इसको अपनी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज के एब्सोल्यूट एरर के मीन को। फिर आ जाओ परसेंटेज रिलेटिव एरर, तो परसेंटेज रिलेटिव एरर इज डेल्टा ए बार अपॉन ए बार इनटू 100। ये एक एग्जांपल था, तो आई होप कि ये पांचों मेथड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। Yes, sir. ओके, बोर्ड इसका स्क्रीनशॉट चाहिए आप लोगों को? Yes. Yes, sir. ठीक है, Sir, should we write this all down after the class? बेटा मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, ठीक है, उसके बाद आप इसको लिख लेना। हाँ बिल्कुल ठीक है, लिखना चाहिए, नोट्स बनाते रहो साथ साथ, सो दैट के सभी चीजें एक ही जगह पर मिल जाएं आपको। फिर बाद में कहाँ पर आप स्क्रीनशॉट्स ढूंढोगे इसके, है ना? Yes, sir. ओके देन। अच्छा, नेक्स्ट है कि हाउ एरर्स प्रोपेगेट। अब एरर्स एक और तरीके से क्रिएट होते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन के अंदर अगर कहीं पर भी एक जगह पर छोटा सा एरर रह जाए तो वो एरर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के ऊपर डिपेंड करता है और वो एरर प्रोपेगेट होता रहता है, ठीक है। अब कैसे प्रोपेगेट होता है समझो। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। देखो, प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स, एरर्स प्रोपेगेट करने के लिए आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आपने आज तक पढ़े हैं वो है चार: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो दीज आर द फोर ऑपरेटर्स जिसके ऊपर हमें बात करनी है कि हाउ एरर्स प्रोपेगेट, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एडिशन के बारे में, ठीक। लेट्स से कि मेरे पास कोई एक क्वांटिटी है ए, ठीक है, और इस क्वांटिटी के अंदर कुछ एरर भी है और वो एरर इसमें है, तो मैं इसको कहूंगा डेल्टा ए। नाउ डेल्टा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल वैल्यू को। हमने पहले भी डेल्टा लिखा, तो डेल्टा का मतलब क्या होता है, स्मॉल वैल्यू या एक डिफरेंस। तो अगर किसी क्वांटिटी ए के अंदर कुछ एरर था डेल्टा ए, और किसी और क्वांटिटी बी के अंदर भी कुछ एरर था डेल्टा बी, और मैंने आपसे बोला कि आप एरर्स को हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ साइंस हियर, ओके, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद लेट्स से a प्लस बी करने के बाद मुझे क्या मिलेगी, एक न्यू क्वांटिटी, और वो न्यू क्वांटिटी है लेट्स से कुछ z, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a को अगर मैं विद एरर लिखूं तो दिस विल बी a प्लस माइनस डेल्टा a, b को विद एरर लिखूं तो b प्लस माइनस डेल्टा b, which will be equal to z with some error प्लस माइनस डेल्टा z, ठीक है, होगा ना?
अगर आप इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड कर दोगे बेटा, तो जो क्वांटिटी z मिलेगी उसमें भी आपको एरर मिलेगा ना कुछ। Yes, sir. और वो जो एरर था हमने उसको लेट कर लिया कि वो एरर कितना है, प्लस माइनस डेल्टा z। ओके, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। तो a प्लस b को तो लेकिन हमने z लिख ही रखा है, तो z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b विल बी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा z प्लस z, z से z कैंसिल आउट हो गया, तो डेल्टा z विल बी इक्वल टू, यानी रिजल्टेंट एरर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल एरर्स। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अगर यही चीज मैं सब्ट्रैक्शन में ऑब्जर्व करूं तो देखो क्या होगा, फिर से इन्हीं दोनों क्वांटिटीज को लिया, z में मुझे फिर से वही एरर मिला प्लस माइनस डेल्टा z एंड इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b माइनस प्लस डेल्टा b। तो a माइनस b को हम क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं ना। Yes, sir. तो अल्टीमेटली a माइनस b से z कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। अब प्लस माइनस लिखो या माइनस प्लस लिखो, बात एक ही है। ठीक है, Yes, ठीक है sir. बेटा। Again, what we are observing that in subtraction also errors are getting added up. ठीक है, ये तो था सब्ट्रैक्शन का केस। अगर बेटा मल्टीप्लिकेशन का केस हो तो देखना तब भी एरर्स ऐड होंगे। कैसे ऐड होंगे, अगेन लेट्स से कि आपके पास एक क्वांटिटी है z and is given by the product of two different quantities a and b, and a and b are having some errors in them, relative errors, or sorry, individual errors are delta a and delta b. So z will be equal to z plus minus delta z। a को आप लिख सकते हैं a plus minus delta a, b को लिख सकते हैं b plus minus delta b। अगर बेटा इधर से मैं आपसे कहूं a कॉमन निकाल लो तो अंदर क्या बचना चाहिए, इधर से मैं कहता हूं a कॉमन निकाल लो तो अंदर क्या बचेगा, 1 plus delta. नो, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। देखो बेटा ये गलती मत करना, a प्लस डेल्टा a, डेल्टा a क्या है, एरर है। डेल्टा a क्या है, एरर। डेल्टा a का मतलब ये नहीं है दिस इज डेल्टा इंटू a। ओके, ठीक है। Yes, sir. Okay, sir. डेल्टा ए का मतलब ये बिल्कुल नहीं। अच्छा लेट्स से कि मैं आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं ए की वैल्यू होती 5 प्लस माइनस 0.3 और मैं कहता इसमें से 5 कॉमन निकालो, तो आप कैसे निकालते बेटा, 1 प्लस माइनस 0.3 अपॉन 5, ऐसा ही करते ना। Yes, sir. Yes, sir. कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, कॉमन निकालने का मतलब होता है आप उस पर्टिकुलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई भी कर रहे हो और डिवाइड भी कर रहे हो। ठीक है, Okay, sir. सना ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। Yes, sir. तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। इधर से मैं कहूँ कि b निकाल लो तो अंदर बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b, और यहाँ से अगर मैं z कॉमन निकलवा दूं तो दिस विल बी 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z। नाउ लुक एट दिस केयरफुली, a इंटू b किसके इक्वल होता है, z के इक्वल होता है, ऊपर लिखा हुआ है। Yes, sir. तो a इंटू b से z कट जाएगा तो वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a
into 1 plus minus delta b by b. z और a भी कट गए आपस में। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं so this will be 1 plus minus delta a by a plus minus delta b by b plus delta a delta b upon ab, और इधर बचेगा 1 plus minus delta z by z। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। ये वाली टर्म, क्या मैं इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकता हूं? क्यों नेग्लेक्ट करेंगे? देखो ध्यान से। अगर बेटा आपके पास एक वैल्यू दे रखी हो डेल्टा ए बाई ए विच इज 0.1 अपॉन 4, और एक वही वाली ले लेते हैं डेल्टा बी बाई बी 0.3 अपॉन 5। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करने को कहूँ डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी, तो ये क्या बचेगा आपके पास 0.03 अपॉन 15 सॉरी 20, यही आना चाहिए, होना चाहिए ना? यस सर। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो इसको लिख सकते हैं 0.003 अपॉन 2। Yes, sir. इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। Yes, sir. यस सर। Means this value is even smaller than the individual error in one quantity. Yes, sir. So that is why we are neglecting it here. And finally we have the relation delta z by z equal to delta a by a plus delta b by b. देखा जाए तो अभी भी एरर्स relatively add हो रहे हैं। ये क्या है? Relative error in z is equal to the sum of relative errors in a and relative errors in b. यही है? Yes. This is the expression for relative error in Z, which can be obtained by adding the relative errors in A and B respectively. So during multiplication also, errors are getting added up, है ना? Yes, sir. तो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे एडिशन हो, चाहे डिवीजन हो, एरर्स हमेशा क्या होंगे बेटा? ऐड होंगे। ठीक है? ओके सर। Yes, sir. अच्छा, एक काम करेंगे, आज आप सभी लोग एरर्स पढ़ेंगे, ठीक है? ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास के अंदर एरर्स के क्वेश्चंस और एक डिवीजन वाला पार्ट और रह गया, वो भी करेंगे, ठीक है? आज आपकी एरर्स आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक था, ठीक है? आज आप पहली बार एरर्स पढ़ रहे थे। अगर कोई डाउट आए तो वो डाउट नंबर आप सभी लोगों के पास है मेरा, आप एनी टाइम किसी भी टाइम कॉल कर लेना, ठीक है? पूछ लेना, कोई क्वेश्चन हो तो वो भेज देना, मैं बता दूंगा कैसे करना है। और एरर्स के ऊपर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर आता है, यानी ये आपकी फिजिक्स का पहला टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू सॉल्व फ्यू ऑफ दोज क्वेश्चंस इन फैक्ट, कि कैसे कंपटीशन में ये वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट उसके लिए बेटा बहुत जरूरी है कि आज जो भी कुछ हमने पढ़ा, आप इस बेसिक्स को एक बारी अपने आप से रीड करें और पढ़ें। आप सभी के पास रिफ्रेशर्स होंगी, उन रिफ्रेशर्स से पढ़ने की कोशिश करना। अदरवाइज नहीं भी है तो आज मैं आपके ग्रुप के ऊपर एक लिंक सेंड करूंगा जो कि पीडीएफ है रिफ्रेशर की, ठीक है? तो आप उन रिफ्रेशर्स को एक बारी जरूर और जरूर डाउनलोड कर लेना अगर नहीं है आपके पास तो, ठीक है? थैंक यू सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है आज की क्लास में बेटा? नो सर, नो डाउट्स। No, sir. स्पेशली द न्यू वंस, शौर्य और मिष्टी। No, sir. No doubt. शौर्य बोलो बेटा, कोई डाउट है? नो सर। पहले पढ़ा हुआ था एरर आपने? नो सर, नया ही है। नया है तो एक बार बेटा इसको रीड जरूर करना, क्योंकि रीडिंग करने के बाद चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होती हैं।
और मैं हमेशा एक चीज को बिलीव करता हूं कि जब भी कभी आप नेक्स्ट क्लास में आते हैं तो उससे पहले नेक्स्ट 2 टॉपिक्स आप एटलीस्ट रीड करो। भले ही आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ना की हो, कुछ ना की हो, लेकिन रीडिंग करने से ना एक कॉन्सेप्ट बनता है, एक नो हाउ होता है चीजों का कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है। ये आज पहली क्लास थी, आपको नहीं पता था, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्लास में जब आप आओगे तो जैसे कि मैंने बोला, नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस और डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट करेंगे। तो उससे पहले आप डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट एक बार रीड जरूर करोगे। डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट अभी इसीलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि वहां पर हमें क्लास 12th में और 11th में यूज होने वाले मैथमेटिक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो डिवीजन कराने से पहले आपको बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन बताऊंगा कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है और हम क्यों बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं, और उसके एग्जांपल्स करेंगे। तब जाके डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए आज आप बैठ के एरर्स पढ़ेंगे। ओके ओके सर। ठीक है बेटा, तो आज यहीं तक, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम। बाय सर। बाय बेटा।